रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन और 238 हमारा कल से है, कल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी में भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। दोस्तों नमस्कार, देश रोजाना के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संजय मग्गू और आपसे चर्चा करूंगा पिछले दिनों देश की बड़ी खबरों पर, यानी कि जिसके अंदर 3 बड़े बड़े हादसे हुए। शुरुआत यहां से करते हैं कि देश में हादसे रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। कभी महाकाल की नगरी उज्जैन का मंदिर हवा के थपेड़ों की भेंट चढ़ जाता है, तो कभी पापियों के पाप हरने वाली गंगा नदी किसी पुल को अपना ग्रास बना लेती है। कभी पटरी से चलती हुई ट्रेन उतर जाती है और जिसका परिणाम ये होता है कि सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन जाते हैं। ये सभी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश का लोकतांत्रिक संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वो संसद भवन कि जिसका उद्घाटन जब होता है भव्य समारोह होते हैं, और उन भव्य समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर एक नज़ारा दूसरा भी होता है। खैर, बात आज की करते हैं। उस देश का ढर्रा आखिर इतना कमज़ोर हो जाए कि जहां आए दिन आम जनता की सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे भयावह दुर्घटनाओं का रूप ले लें। जांच की बात भी होती है, हालांकि जांच होती हैं, जांच किस कदर होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये सब चर्चा का विषय नहीं है। जांच के बाद दोषियों को सज़ा मिलती है या नहीं, ये भी चर्चा का विषय नहीं है। सब इस बात को भी जानते हैं, हम सब इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि इन सब प्रकार के हादसों पर सियासतदान किस प्रकार की सियासत करते हैं और क्या उन सियासतदानों को सबक मिलता है या नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन इन हादसों से सभी अपनी सियासत चमकाने से कभी बाज नहीं आते, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ ऐसा घट जाए और ये अपनी पॉलिटिक्स कर लें, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। तभी तो हर हादसे पर राजनेता अपने ऊल जलूल बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। सुल्तानगंज और खगड़िया की अगवानी के बीच गंगा नदी में बनाए जा रहे 4 लेन पुल के 3 पिलर रविवार की शाम को गंगा जी में समा गए। 3 पिलर पर लगे सेगमेंट भी ध्वस्त हो गए और सब ध्वस्त होकर नदी में ऐसे बह गए कि जैसे ताश के पत्ते। और यह खगड़िया पुल जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में हुआ है, बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और घटना के घटित होते ही हमेशा की तरह अपने बिहारी बाबू यानी कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी मामले की जांच के निर्देश देने के लिए पहुंचे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को मौके पर भेजा और इस पुल के गिरने से हुए नुकसान का आकलन करने की बात भी कही गई। इस पुल का जो निर्माणाधीन है, जो 9 साल से बन रहा है, 3 बार ये पुल गिर चुका है। लगभग 192 मीटर का जो हिस्सा था वो रविवार को नदी में गिर गया। हालांकि इस जगह पर किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के समय लगभग 500 मीटर की दूरी पर बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। हैरानी की बात है कि इस पुल का कुछ हिस्सा, मैंने आपको पहले बताया कि 3 बार गिर चुका है, तो इस पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिरा था। इस पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, और जब इस पुल का शिलान्यास हुआ था उस समय एनडीए की सरकार हुआ करती थी। नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट थे, भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी। काम शुरू हुआ 2015 में। लागत की बात की जाए तो 1710.70 करोड़ रुपए इस पुल पर लागत लगनी है। 16 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से की टूटकर गिरने की विस्तृत जांच करने और दोषियों को चयनित कर उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया। हैरानी की बात यह है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पुल के बारे में यह कहा है कि हम लोगों को जो आशंका थी वह सही साबित हुई है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे एक बयान में कि जो ये पुल गिरा ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या डिज़ाइन की कमी थी। खैर, इस बात का क्या यह मतलब ना निकाला जाए
कि वो पहले से ही जानते थे कि जिस पुल का हिस्सा पिछले साल भर भरा कर गिर चुका है वो आगे भी गिर सकता है। आखिर तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब कार्रवाई होगी, इसकी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? यह सवाल आपके सामने है। हालांकि फिलहाल जान माल का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो भी तो हो सकता था। यह कोई क्यों नहीं सोच रहा? और जब बात जांच की जा रही है, इंजीनियर लगा दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक ललित मंडल घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कह रहे हैं कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस साल नवंबर दिसंबर में इस पुल का उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन लगातार हादसे हो रहे हैं जो जांच का विषय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बिहार के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, वे कह रहे हैं कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का एक और नया उदाहरण सामने आ गया है। विजय कुमार कहते हैं कि कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च अधिकारियों के जरिए पैसों की वसूली की जा रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हद तो तब हो जाती है और सियासत और बड़ी हो जाती है कि जब कड़ी कार्रवाई सिर्फ कागजों में या नेताओं के बयानों में दिखाई देती है। जो लोग इस तरह का काम करके लोगों को मौत के मुंह में समाने के लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए आखिर इतनी बड़ी किसी सज़ा का प्रावधान क्यों नहीं होता? पुल के निर्माण में कैसा सामान लगाया गया, आखिर इसकी जांच की मांग क्यों नहीं की जाती? क्या हादसों का इंतज़ार किया जाता है? और बार बार जब ऐसा होता है, हादसे पर हादसा और हादसे पर हादसा, तो ऐसे में लोगों के लिए उम्र कैद, यानी कि जो दोषी हैं उनके लिए उम्र कैद या मौत की सज़ा तक का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता? ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा शायद किसी के लिए सबक बन जाए और फिर शायद ऐसे हादसे रुक जाएं। सोचिएगा ज़रूर। बिहार का यह जो पुल गिरा है, इसके साथ ही आपके सामने उड़ीसा के बालासोर वाली घटना भी है। बालासोर वाली ट्रेन घटना भी आपके सामने है और आप यह सोच रहे होंगे कि पुल गिरने के पीछे की वजह कब पता चलेगी। लेकिन क्या उस भयावह हादसे की वजह पता चल गई? क्या उस भयावह ट्रेन हादसे की वजह पता चल पाएगी? क्या उसके दोषियों को सरकार ने पता लगा लिया है या पता लगाया जाएगा, या वहाँ भी सिर्फ राजनीति होगी? हालांकि सीबीआई जांच की बात की जा रही है, लेकिन देश लोकतांत्रिक है। अगर जनता सवाल पूछती है तो जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इन राजनेताओं के पास तो आपस में ही बयानबाजी करके एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने और पल्ला झाड़ लेने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रविवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रेन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों और कारणों की पहचान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन प्रणाली में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ और यह दोनों ही टेक्निकल रेलवे सिग्नल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री यह भी कहते हैं कि कवच प्रणाली का इस दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। शुरुआती जांच के खुलासे के बाद यह कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को अब मेन लाइन के लिए रवाना किया गया है। यह ट्रेन मेन की जगह अप लाइन में चली गई थी और यहाँ पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस वजह से बोगियां पटरी से उतर गई और इसी बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन में लाइन से गुजरी। जब ट्रेनें आपस में टकराई तो उनकी बोगियां भी पलट गई। आपको यह भी बता दें कि 21 क्षतिग्रस्त बोगियों को हटाया गया। ट्रैक को ठीक करने का काम भी हो चुका है और इस समय वहां पर ट्रेनों का आवागमन जारी है। जब ट्रेनों को रवाना किया गया तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़कर दुआ की और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी सी परेशानी तो है। विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि जो घायल हुए हैं, मरीज हैं, वे इलाज के बाद अपने घर लौट सकें, उसकी व्यवस्था भी हो। यह सब तो हो, लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एक राज्य के ही 182 लोग लापता हैं। 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो आंकड़े सही कैसे हुए? यानी कि मौत के आंकड़ों पर राजनीति जारी है और इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जवाब में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि उन परिवारों के साथ खड़े होने का वक्त है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मृतकों के आंकड़े राज्य सरकार जारी करती हैं, इस पर राजनीति ना हो तो बेहतर है। और कांग्रेस ने भी दूसरी तरफ इस रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर बयान दिया है तो विदेश में बैठे हुए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए।
इस ट्रेन हादसे पर राजनीति की एक वानगी भर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेल हादसे पर जो संदेश दे रहे हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं, उसके अंदर उनका तंज है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त हैं, रेल सुरक्षा पर उनका ध्यान नहीं है। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खड़गे साहब ने ऊपर से नीचे तक सभी पदों पर जवाबदेही तय करने की अपील की है। और मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के ये युवराज हैं राहुल गांधी जी, विदेश से बैठे हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को ओडिशा रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्षी दलों को इस हादसे पर राजनीति न करने के लिए कहा है। भाजपा के लोग कहते हैं कि यूपीए की सरकार के दौरान भी रेल मंत्रियों के ट्रैक का रिकॉर्ड जांच लिया जाए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ट्विटर पर कहते हैं कि यूपीए के मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान दुर्घटनाओं के जो आंकड़े थे वो भयावह थे। तो ममता बनर्जी भी पलटवार करती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन ममता कहती हैं कि दाल में कुछ काला है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और ममता दीदी ने तो इस रेल हादसे की जो लिंक है, कनेक्शन है, वो गोधरा कांड से कर दिया है। और रेल मंत्री रही थी कभी ममता बनर्जी, वो पूछती हैं कि गोधरा में कितने लोग मारे गए थे। अब सच सामने आना चाहिए। आखिर ये कैसी राजनीति है कि एक रेल हादसे के ऊपर पक्ष और विपक्ष के लोग अगर इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो देश की जनता के दिल में भी कोई ना कोई संदेश तो जरूर जाएगा। ममता दीदी तो ये भी कहती हैं कि अगर मैं नहीं होती तो दिल्ली में मेट्रो ही शुरू नहीं होती। इसके साथ ही मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन का क्रेडिट भी ममता बनर्जी लेती हैं। खैर, इन हादसों से, इन खबरों से एक बात तो सामने आ गई है कि सभी शासन प्रशासन के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हैं। तभी तो किसी भी मामले में सही कार्रवाई करने की बजाय राजनीति की जाती है। और आखिर क्यों ना हो। मध्य प्रदेश के दामोह की घटना देखिए कि मध्य प्रदेश के दामोह में खुद भगवान भी बीमार हो गए हैं। और अब आप इससे में आस्था या अंधविश्वास जो भी माने, लेकिन यह सच है कि दामोह में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर 15 दिन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं। 15 दिन के लिए इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर साल भक्तों को बीमारियों से बचाने के लिए भगवान खुद बीमार हो जाते हैं और इस दौरान कपाट बंद होते हैं ताकि वे आराम कर सकें और भक्तों को सेहतमंद रख सकें। भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिरों में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक बीमार रहते हैं और फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। इन 15 दिनों के दौरान भगवान को ना तो स्नान कराया जाता है और ना ही उनको 56 भोग लगाया जाता है। भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगता है और उन्हें रोजाना शीतल लेप लगाए जाते हैं। पौराणिक किंवदंतियाँ जो हैं, दंत कथाएँ जो हैं, वो ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्त माधवदास के बारे में कहती हैं कि भक्त माधवदास रहा करते थे और एक बार भक्त माधवदास बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भगवान जगन्नाथ पर पूरा भरोसा किया और उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था। माधवदास को ये था कि भगवान उनकी रक्षा जरूर करेंगे। तब भगवान स्वयं मदद के लिए आए और अपने सेवक यानी कि अपने भक्त माधवदास की खुद सेवक बनकर रक्षा की। माधवदास उन्हें पहचान गए। तब भगवान ने कहा कि अपने भोग तो सबको भोगने पड़ते हैं, लेकिन भक्त दुखी होता है तो भगवान भी दुखी होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का रोग खुद पर लेता हूँ। और तब से मान्यता चली आ रही है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए 15 दिन के लिए खुद बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे देश में ही हो सकता है कि जहाँ भक्त और भगवान का भी ऐसा रिश्ता हो कि भगवान अपने भक्त के रोग अपने ऊपर लेकर खुद भूखे प्यासे रह करके और खुद बिना नहाए धोए नेपथ्य में चले जाएं। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना कर रहे होंगे कि वे भी जल्दी ठीक हो जाएं और शासन प्रशासन के बीमार रवैये को जल्द दुरुस्त कर दें, ताकि कल के प्राइम टाइम में हम जब आपके साथ मिलें तो फिर किसी हादसे या दुर्घटना से जुड़ी खबर पर चर्चा ना करें, बल्कि वो खबरें लेके आएँ जो खुशी देने वाली हों, जिसे सुनकर आप भी खुश हों और बताते हुए हमें भी खुशी हो। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।